क्या शांति के लिए संग्राम जरूरी है? भारत पाकिस्तान के लक्षित सैन्य अभियान। न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब बढ़ा जब भारत ने नियंत्रण रेखा पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा की थी। इसी तरह 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के शिविर पर हवाई हमला किया गया। मई 2025 में फिर एक बड़ा पराक्रम देखा गया जब भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों को लक्षित कर मिसाइल हमले किए। भारत ने बताया कि इन ठिकानों पर कई आतंकी समूह सक्रिय थे। पाकिस्तान ने बाद में दावा किया कि 6 स्थान ही निशाना बनाए गए थे और वहां कोई आतंकवादी शिविर नहीं था। दूसरी ओर पाकिस्तान ने हर हमले को अपना अपमान मानते हुए तीखे जवाब भी दिए। पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख ने भारतीय हमले को उचित जवाब बताते हुए कहा कि वायुसेना ने मजबूत विरुद्ध हमले के जरिए जवाब दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों ने भारत को सीमा पार हमलों के बाद आगे बढ़ने से रोका। भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित हमले आतंकियों के संदेश भेज सकते हैं, लेकिन वो गहरी पाकिस्तानी सेना या राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित नहीं कर सकते। विंग कमांडर RKS भदौरिया ने बताया कि बालाकोट हवाई हमले ने स्पष्ट कर दिया कि उप सामान्य संघर्ष की सीमा के भीतर वायुसेना को लक्षित हमले के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसके बाद भी उकसावे का नियंत्रण रखा जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अत्यधिक हमले करने की नीति खतरनाक हो सकती है। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने चेतावनी दी कि यदि हम मान लें कि दुश्मन को केवल वापस मारने से रोका जा सकता है, तो हम पाकिस्तान को हर बार बदला लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और ये जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बार बार के हमले पाकिस्तान को और अधिक कड़ा कर सकते हैं। इस बार भारत पाक सीमा पर पिछले संघर्षों ने दिखाया कि लक्षित हमलों से सीमित समय तक संतोष तो मिल सकता है, लेकिन इससे स्थायी शांति स्थापित नहीं होती। इन हमलों का उद्देश्य आतंकवाद को दबोचना और डराना हो सकता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बातचीत, खुफिया साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को साथ रखना भी आवश्यक है, अन्यथा एक सदमे की श्रृंखला बन सकती है जो नियंत्रण से बाहर हो जाए। अक्टूबर 2023 में हमास के बड़े हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। अमेरिका सुरक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट सेल्टलॉफ के अनुसार इजराइल की प्रमुख युद्ध लक्ष्य थी कि गाजा में हमास शासन को समाप्त किया जाए ताकि भविष्य में पुनः हमला ना हो और देश में जनता का आत्मविश्वास बहाल करते हुए इजराइल की ताकत का दिखावा करके क्षेत्र में अपनी धमकी क्षमता को फिर से स्थापित किया जाए। सेल्टलॉफ देखते हैं कि 1973 के बाद इस क्षेत्र में शांति वार्ता पर पूर्वापेश रहा है कि इजराइल की शक्ति का क्षेत्रीय स्तर पर दिखाई देना चाहिए। उनके मुताबिक गाजा पर हमास की सत्ता समाप्त होना, इजराइल के आत्मविश्वास की बहाली और उसका सामाजिक वर्चस्व बहाल करना युद्ध के प्रमुख उद्देश्य थे। बहरहाल इन आक्रमणों के मानवीय परिणाम भयावह रहे। BBC द्वारा जारी उपग्रह छवियों के विश्लेषण में पता चला कि अक्टूबर 2023 के बाद गाजा पट्टी की लगभग 50 से 60% इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुकी हैं। करीब 1.7 मिलियन गाजा निवासी विस्थापित हो गए हैं। इस तबाही को देखते हुए कई वैश्विक संगठनों और शांति कार्यकर्ताओं ने युद्ध विराम की मांग की है। संघर्ष समाधान विशेषज्ञ मोहम्मद अबू निमर जैसे विद्वान कहते हैं कि हथियारों और हिंसा से मतभेद कभी सुलझ नहीं पाते। हर बार हम हथियारों से मतभेद सुलझाने की कोशिश करेंगे तो हमें और अधिक विनाश और अधिक पीड़ित मिलेंगे। इजरायली सुरक्षा हलकों का तर्क रहा है कि ये हमले आतंकवाद को कुचलने और भविष्य की आक्रामकताओं को रोकने के लिए जरूरी है।
आलोचकों का तर्क है कि बड़े हमलों से गाजा में मानवीय संकट गहरा गया है और कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हुआ है कि पारंपरिक संघर्ष समाधान विफल रहे हैं और हर हाल में जवाबी कार्रवाई नीति बन गई। सार ये है कि इजराइल हमास संघर्ष ने ये दिखाया कि जब सुरक्षा खतरा उत्पन्न हो तो दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण से कठोर कदम उठाते हैं। इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया, जबकि हमास ने हमलों को जारी रखा। इस संघर्ष ने ये प्रश्न भी खड़ा किया कि क्या ऐसे द्विपक्षीय संघर्ष में शांति केवल सैन्य दमन से आ सकती है या फिर व्यापक कूटनीति की कोई नई राह खोजी जा सकती है। विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और शांति प्रयास। पहला, लीग ऑफ नेशन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में गठित ये संगठन युद्ध रोकने और देशों के मध्य सहयोग बढ़ाने का प्रयास था। इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति की पहल के रूप में देखा गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को टालने में यह सफल नहीं रहा। दूसरा, यूएन, संयुक्त राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में बैठक कर संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भविष्य के विश्व युद्धों को रोकना था, साथ ही सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने, मानवाधिकार सुरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य रखे गए। तीसरा, नाटो। 14 अप्रैल 1949 को नाटो की वॉशिंगटन संधि पर 12 संस्थापक देशों ने हस्ताक्षर किए। इसका मूल उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत एक देश पर हमला होने पर अन्य सदस्य इसे अपने खिलाफ हमला मानते हैं और सामूहिक रक्षा में जुट जाते हैं। चौथा, अन्य संस्थाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में IMF, विश्व बैंक, यूनेस्को आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बनाई गई। यूरोपीय देशों ने आपसी व्यापार एवं राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय समुदाय एवं बाद में यूरोपीय संघ जैसे संस्थाएं बनाई ताकि महाद्वीप में युद्ध की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इन सभी प्रयासों ने शांति की दिशा में सक्रिय कदम बढ़ाने का मंच तैयार किया, लेकिन आलोचकों ने संस्थागत चुनौतियां भी उभागर रखी। लीग ऑफ नेशंस की विफलता के अनुभव के बाद संयुक्त राष्ट्र को नई सक्रियता मिली, पर आलोचक कहते रहे कि यूएन की शांति सेनाएं अक्सर निष्क्रिय रहती हैं। इस प्रकार विश्व युद्ध ने यह सिखाया कि केवल युद्ध की समाप्ति से शांति नहीं बनी, बल्कि संवाद, संस्थागत सहयोग और बल प्रयोग के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद नाटो ने प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष में नहीं घुसे, लेकिन यूक्रेन का व्यापक समर्थन किया। नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेनी सेना को बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार, गोला बारूद और रक्षा उपकरण भेजे। नाटो का अनुच्छेद 5 सुरक्षा की ग्लोबल गारंटी देता है, जिससे सदस्यों को विश्वास है कि इस समर्थन से उनकी खुद की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एलाइड नेताओं ने 2024 के लिए यूक्रेन की मदद हेतु कम से कम 40 अरब यूरो देने का लक्ष्य रखा और वास्तविकता में 50 अरब यूरो से अधिक सहायता भी प्रदान की गई। नाटो महासचिव ने भी कहा कि संगठन की कोशिश है कि यूक्रेन मजबूत और संप्रभु बन रहा है, जिससे वो आज स्वयं की रक्षा कर सके और भविष्य के हमलों को रोक सके तथा इन प्रयासों से न्यायपूर्ण व स्थायी शांति की नींव पक्की हो सके। यूरोपीय देशों और अमेरिका ने ये भी आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद यूक्रेन को पूर्ण निर्माण और सुरक्षा में सहयोग मिलेगा और उसे नाटो का सदस्य बनाकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचों में शामिल किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने तो ये भी कहा कि यदि शांति के लिए उनके अपना राष्ट्रपद त्यागना पड़े तो वो उस बलिदान के लिए भी तैयार है। वहीं कुछ विश्लेषकों ने आगाह किया कि नाटो का हर कदम रूस को संघर्ष को लंबा खींचने की प्रेरणा दे सकता है। उदाहरण के लिए कई विद्वानों ने कहा कि यूक्रेन के नाटो के सदस्यता तक चढ़ावा देने की भविष्यवाणी करना केवल युद्ध को तेज कर देगा
उनका तर्क है कि यदि रूस को विश्वास हो कि युद्ध विराम के बाद भी रूस युद्ध जीतने का एकमात्र तरीका नाटो में विघटन करना है तो वो लड़ाई जारी रखेगा। इस परिप्रेक्ष्य में रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखाया कि जब एक प्रमुख शक्ति आक्रमण करती है तो सुरक्षा संगठनों द्वारा मिल रही समर्थन शक्ति और कूटनीति दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय प्राचीन ग्रंथ युद्ध, नैतिकता और कर्तव्य पर गहन विचार प्रदान करते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम को आदर्श राजा व योद्धा के रूप में चित्रित किया गया, जो युद्ध में भी नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। शोध बताते हैं कि रामायण में आधुनिक न्याय युद्ध यानी कि जस्ट वॉर के 7 मानदंड मौजूद हैं। इसका अर्थ है कि युद्ध तभी उचित माना गया जब उसका उद्देश्य अपराध को रोकना और समाज में धर्म स्थापन करना। रामायण के नैतिक उद्देश्य में अहिंसा, सही कारण, समिति साधन और युद्ध के नियमों पर भी बल देना गया है। महाभारत में भगवद गीता के प्रसंग में कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट बताते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए सर्वोच्च धर्म युद्ध लड़ना है। वो अर्जुन से कहते हैं कि यदि वो युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्ग जाएगा और यदि जीत गया तो संसार का आनंद उठाएगा। उनका संदेश है कि धर्म युद्ध को त्यागना ही पाप है। आगे गीता में अर्जुन को समझाया गया है कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका स्वधर्म है और वो इससे विमुख नहीं हो सकता। इन ग्रंथों में ये संकेत मिला है कि यदि कोई दुराचारी शक्ति शांति भंग करती है तो उसे रणभूमि रोका जाना, धर्म और कर्तव्य दोनों के अनुरूप। अतः प्रश्न यही है कि दीर्घकालिक शक्ति केवल बातचीत से ही मिलेगी या फिर कभी कभार बल प्रयोग भी अवश्य हो सकता है। बातचीत और समझौता। कई विशेषज्ञ और धर्मगुरु मानते हैं कि शांति के लिए संवाद और आपसी समझौता ही मुख्य मार्ग है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने पर जोर देते हैं। महात्मा गांधी की अहिंसा की शिक्षाएं भी यही संकेत देती थी कि हिंसा से केवल विनाश ही बढ़ता है। सशस्त्र प्रतिक्रिया। दूसरी ओर इतिहास बताता है कि जब कोई शासन अत्याचार पर अड़ा रहता है तो उसे रोकने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयास किया जाता है। रामायण महाभारत के अध्याय गवाही देते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ना धर्म युद्ध, जिसमें क्षेत्रीय की भूमिका महत्वपूर्ण है। तीसरा, संतुलित दृष्टिकोण। अधिकांश विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि दोनों पहलुओं का उचित संतुलन जरूरी है। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने कहा कि हर हमले के बदले जवाबी हमला शांति नहीं लाएगा, बल्कि ये संघर्ष की ओर तेज कर देगा। शांति स्थापित करने के लिए संग्राम हर हाल में जरूरी नहीं है। शांति स्थापित करने के लिए संग्राम हर हाल में जरूरी नहीं है, पर अनेक स्थितियों में इसे पूरी तरह नकारना भी व्यावहारिक नहीं माना जाता। इतिहास और वर्तमान दोनों ही दिखाते हैं कि जब दबाव, आतंकवाद या आक्रमण होता है तो राज्य कभी कभी प्रक्रिया देने और बाध्य हो जाता है। इसी के साथ ये भी स्पष्ट है कि संवाद, समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थायी शांति के अभिन्न अंग है। शांति की भावना के लिए संवाद आवश्यक है, लेकिन यदि परिस्थितियों में किसी ने जवाबी सशस्त्र कार्रवाई के बिना वॉर जारी रखने का विकल्प चुना तो उसे रोकने के लिए सर्वाधिक प्रतिबंधात्मक उपाय भी अपनाने पड़ सकते हैं। न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। BBV टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ।